Hello everyone, welcome back to another very important video, development of male gametophyte या नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट वीडियो है। इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू होगा। स्टूडेंट्स, आप इसके पहले पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, पॉलन ग्रेन किस प्रकार से एंथर से रिलीज होता है। अब वो पॉलन ग्रेन किस प्रकार से मेल गैमेटोफाइट में डेवलप होता है, अर्थात अगर हम बात करें एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी ने पॉलन ग्रेन को क्या कहा है, परागकण नर युग्मकोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है। ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है कि परागकण नर युग्मकोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है। आप पढ़ चुके हैं कि जो परागकण है वो एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम में पॉलन मदर सेल के द्वारा जब उसका अर्धसूत्री विभाजन होता है, पॉलन मदर सेल का जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और यही 4 माइक्रोस्पोर्स बाद में जो हैं वो 4 पॉलन ग्रेन के रूप में कन्वर्ट होते हैं या 4 पॉलन ग्रेन बनाते हैं। अब जब ये एंथर के अंदर डेवलप हो जाते हैं तो एंथर के अंदर ही इनका कुछ विकास प्रारंभ हो जाता है, अर्थात इनका डेवलपमेंट प्रारंभ हो जाता है। वास्तव में परागकण को हम इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। परागकण को या पॉलन ग्रेन को इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट या अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद भी कहा जाता है। अभी आप जानेंगे क्यों ऐसा कहा जाता है। हम देखते हैं कि चूंकि परागकण किस प्रकार से नर युग्मकोद्भिद में परिवर्तित होता है और नर युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट या विकास किस प्रकार से होता है, तो इसको हम 2 चरणों में पढ़ने जा रहे हैं। पहले चरण में क्या होता है, परागण पूर्व परिवर्धन, और दूसरा जो चरण है वो परागण पश्च परिवर्धन। अर्थात परागण पूर्व परिवर्धन जो होगा वो एंथर के अंदर या परागकोश के अंदर होगा और परागण पश्च परिवर्धन जो होगा वो गाइनोसियम के स्टिग्मा पर अर्थात वर्तिकाग्र पर होगा। 2 चरण हुए। पहला परागण पूर्व परिवर्धन यानी कि प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, और जो सेकेंड स्टेप है परागण पश्च परिवर्धन अर्थात पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। तो प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट जो होता है वो एंथर के अंदर होता है, इस नाते इनको हम लोग कहते हैं इन सिटू डेवलपमेंट। इन सिटू डेवलपमेंट अर्थात द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट वेयर पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन एंथर। और सेकेंड जो है वो परागण पश्च परिवर्धन या पोस्ट पॉलिनेशन अर्थात पॉलिनेशन के बाद परागण की क्रिया के बाद जब एंथर से पॉलन ग्रेन्स रिलीज होकर के और फीमेल की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। तो परागण के बाद क्या परिवर्धन हो रहा है, परागण के पहले क्या परिवर्धन हो रहा है, आज उसी को हम लोग जो है नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन या डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के अधीन पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या हो रहा है, परागण पूर्व नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन अर्थात अधिकतर परागकण का परिवर्धन परागकोश के अंदर ही होता है, अर्थात उनका इन सिटू डेवलपमेंट होता है या इन सिटू परिवर्धन होता है। क्या होता है, आप लोग जानते होंगे कि परागकण की जो संरचना होती है, परागकण की संरचना में बहुत छोटी 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 वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं जो होती हैं वो सब मिलकर के एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण करती हैं, बड़ी वैक्यूल का निर्माण करती हैं। अब चूंकि परागकण का जो वैक्यूल है, परागकण का या पॉलन ग्रेन का जो वैक्यूल है वो बड़ा हो गया, तो जब वैक्यूल बड़ा हो गया तो आपको ये देख रहे होंगे कि इसका साइटोप्लाज्म क्या होता है वो पेरिफेरल हो जाता है, पेरिफेरी की तरफ हो जाता है। न्यूक्लियस भी जो होता है वो पेरिफेरल हो जाता है, अर्थात पेरिफेरी की तरफ हो जाता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले रिक्तिका बड़ी होने के कारण केंद्रक और कोशिका द्रव्य जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, परिधि हो जाते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना होने जा रही है, क्या वो ये है कि न्यूक्लियस का डिवीजन होने जा रहा है, केंद्रक का विभाजन होने जा रहा है, अर्थात न्यूक्लियस इज डिवाइडेड माइटोटिकली। न्यूक्लियस का केंद्रक का माइटोसिस समसूत्री विभाजन होगा, और जब समसूत्री विभाजन होगा तो चूंकि साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिवीजन होता है तो साइटोप्लाज्म के अनइक्वल डिवीजन से
एक छोटी सेल का निर्माण होता है और एक बड़ी सेल का निर्माण होता है। अर्थात वहां दो केंद्रक बनते हैं, दो सेल बनते हैं। जब इसका ये न्यूक्लियस डिवाइड करता है, तो इस न्यूक्लियस के डिवाइड करने से क्या हो रहा है, एक जो न्यूक्लियस बनता है उसको हम लोग कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, और दूसरा जो न्यूक्लियस बनता है उसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। छोटी सेल बनती है उसको हम लोग जनरेटिव सेल बोलते हैं, और जो बड़ी सेल बनती है ये पूरी की पूरी बड़ी सेल है, इसको हम लोग वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो न्यूक्लियस बनता है, न्यूक्लियस को जनरेटिव न्यूक्लियस, ये जो सेल है, ये सेल कैसी है, छोटी सेल है। सेल छोटी है, न्यूक्लियस बड़ा है। और ये सेल कैसी है, बड़ी है, सेल बड़ी है, न्यूक्लियस छोटा है। ये बड़ा मार्के का कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा कि जो जनरेटिव सेल बनती है, जनरेटिव सेल छोटी बनती है बट न्यूक्लियस इसका बड़ा होता है, और वेजिटेटिव सेल जो होती है वो बड़ी बनती है लेकिन न्यूक्लियस इसका जो होता है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है। इसका न्यूक्लियस बड़ा होता है और इसका न्यूक्लियस छोटा होता है। समझ में आ गया होगा आपको कि जनरेटिव सेल छोटी होती है और छोटी जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो बड़ा है, और जो बड़ी वेजिटेटिव सेल है, बड़ी वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो छोटा होता है। मैं चाहता हूं कि आपका कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए, इस नाते मैंने इसको कई बार रिपीट किया है। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जो जनरेटिव सेल बनी है वो कैसी है, पेरिफेरल है, वो इन टाइम से इंटैक्ट है। ये इन टाइम है, आपने पढ़ा है कि एक परागकण में सबसे बाहर की ओर ये क्या होती है, बाह्य चोल होती है। बाह्य चोल को हम लोग एक्साइन बोलते हैं। ये स्पोरोपोलिडिन की बनी होती है। ये डिसकंटिन्यूअस होती है, कंटिन्यूअस नहीं होती है। जगह जगह गैप पाए जाते हैं, अर्थात जिस स्थान पर एंजाइम नहीं पाई जाती है उस स्थान का नाम होता है जर्मपोर या जनन छिद्र। एक्साइन के नीचे एंटाइन पाई जाती है जो कि थिन लेयर होती है, कंटिन्यूअस लेयर होती है, इसमें कहीं कोई गैप नहीं होता है। और बाद में यही एंटाइन आपने पढ़ा हुआ है कि यही एंटाइन वास्तव में पॉलन ट्यूब का निर्माण करती है। ये आप पिछले वीडियो में जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से इस न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ और इस न्यूक्लियस के डिवीजन से एक छोटी सेल बनी और एक बड़ी सेल बनी। छोटी सेल जो एंटाइन से इंटैक्ट है, एंटाइन से सटी हुई है, उसको हम लोग जो है जनरेटिव सेल बोलते हैं, और उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उसको हम लोग जनरेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। जो बड़ी सेल है उसको हम लोग वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, और उसके न्यूक्लियस को हम लोग वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। तो अब यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ आप ये देख पा रहे हैं कि चूंकि ये जो सेल है वो एंटाइन जो से जुड़ी हुई है, कैलोस के द्वारा एंटाइन से जुड़ी हुई है। बाद में यही जो सेल होती है, कैलोस के हटने से या कैलोस के समाप्त होने से ये जो सेल होती है इस साइटोप्लाज्म में आ जाती है। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाती है। वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म वो काफी अधिक होता है, न्यूट्रिएंट्स से रिच होता है। तो ये जनरेटिव सेल भी क्या होती है, इस वेजिटेटिव सेल के अंदर आ जाती है। आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि एक न्यूक्लियस जनरेटिव न्यूक्लियस और दूसरा जो है वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। अर्थात ये जो पोलन ग्रेन था, परागकण था, इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट जो था वो अब टू सेल्ड हो गया। कैसा हो गया, टू सेल्ड, दो कोशिकी हो गया। कैसा हो गया, ये दो कोशिकी हो गया, टू सेल्ड हो गया। इसको हम लोग टू सेल्ड कहते हैं। तो ये प्री पॉलिनेशन या पराग कोश के अंदर जो पॉलन ग्रेन था, जिसको हम लोग इन सीटू डेवलपमेंट कह रहे थे, वहां पर क्या हुआ, परागकण जो है वो टू सेल्ड में कन्वर्ट हो गया या दो कोशिकीय रूप में बदल गया। अब इसके बाद क्या होता है, परागकण एंथर से रिलीज होता है, और एंथर से रिलीज होने के बाद पॉलन एजेंसीज के द्वारा जब वो फीमेल की स्टिग्मा पर पहुंचती है, तो फीमेल की स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद फर्दर डेवलपमेंट ऑफ दैट पॉलन ग्रेन,
उस परागकण का फर्दर डेवलपमेंट स्टिग्मा पर होता है। स्टिग्मा जो होती है वो बड़ी विशिष्ट होती है। उस वहां पर क्या होता है, स्टिग्मा की जो रिसेप्टर होती है और पॉलन ग्रेन का रिसेप्टर, पॉलन ग्रेन का रिसेप्टर और स्टिग्मा के रिसेप्टर दोनों में मैचिंग होती है। अर्थात स्टिग्मा उसी पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करती है जिस रिसेप्टर और स्टिग्मा के रिसेप्टर से मैच कर जाता है। यह मान करके चलें कि यहां पर क्या हो रहा है कि पॉलन ग्रेन का रिसेप्टर स्टिग्मा के रिसेप्टर से जब मैच कर जाता है तो पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा अलाउ करती है क्या करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए, अर्थात अंकुरित होने के लिए। अब पॉलन ग्रेन का जो अंकुरण है वो वहां शुरू हो जाता है। कैसे शुरू होता है, तो आपको मालूम होगा कि ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा पर क्या होता है, ये स्टिकी भी होती है। स्टिग्मा कैसी होती है, स्टिकी भी होती है, और स्टिकी होने के साथ ही साथ यहां पर क्या होता है, वाटर होता है, यहां पर क्या होता है, शुगर होता है, यहां पर क्या होता है, कार्बनिक एसिड होते हैं। तो जैसे ही पॉलन ग्रेन्स यहां पर पहुंचते हैं, जैसे ही पॉलन ग्रेन्स यहां पर, ये आपका एंथर है और एंथर से रिलीज होने के बाद पॉलन ग्रेन्स यहां पर पहुंचे, तो जैसे पॉलन ग्रेन यहां पर पहुंचे और दोनों का रिसेप्टर मैच हो गया, तो जब मैच हो गया तो ये अलाउ करती है कि अब आप जर्मिनेट करिए। तो जर्मिनेट करने के लिए ये क्या करती है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया अभी आपको, यहाँ वाटर भी होता है, यहाँ पर शुगरी सब्सटेंस भी होता है, शर्करा भी होती है, और साथ ही साथ ऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं। तो ये स्टिग्मा जो होती है पॉलन ग्रेन का नरिशमेंट करती है। क्या करती है, पॉलन ग्रेन का नरिशमेंट करती है, अर्थात वो उसको पोषण देती है। और इन चीजों के एब्जॉर्प्शन के कारण चूंकि आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जब ये यहाँ से रिलीज हुआ, तो रिलीज होने के बाद जब वो स्टिग्मा पर पहुंचा तो स्टिग्मा ने उसको क्या दिया, न्यूट्रिशन दिया, शुगर सब्सटेंस दिया, वाटर दिया, और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद अब ये क्या हो जाता है, अंदर की तरफ प्रेशर बढ़ जाता है, अंदर की तरफ दाब ज्यादा हो जाता है। चूंकि आप बाहर की तरफ जो देख रहे हो तो बाहर तो एक साइन है, इस पोरोपोलिन से बनी हुई है, ये टफ है, रेसिस्टेंट है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। चेंज कहाँ होगा, ये आप देख रहे हो, यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया, और जब यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है तो ये एंटाइन क्या करती है, एक जर्मपोर को तोड़ती है, और जब एक जर्मपोर को ये तोड़ती है तो छोटी सी पॉलन ट्यूब निकलती है, छोटी सी परागनलिका निकलती है, और इस प्रकार से क्या हुआ, ये कैसा है, सेल है, वेजिटेटिव सेल है ना, ये बड़ी सेल कैसी सेल है, वेजिटेटिव सेल है, और वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस भी इसी में आ जाता है, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस भी इसी में आ जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, इस प्रकार से ये जो वेजिटेटिव सेल है इसके अंदर ये वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब के रूप में ये जर्मपोर से बाहर निकलती है, छोटी सी पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट हो जाता है। तो क्या हो रहा है, जनन कोशिका की कैलोज परत के घुल जाने से जनन कोशिका तर्क के आकार की हो जाती है। तर्क का आकार ये आप देख पा रहे होंगे, ये तर्क का आकार है, तर्क के आकार की हो जाती है, और इस प्रकार जनन कोशिका एंटाइन की दीवार से अलग होने के बाद कायिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में मुक्त रूप से तैरती है। वर्तिकाग्र द्वारा स्रावित जल, शर्करा एवं कार्बनिक अम्ल के अवशोषण के कारण परागकण फूल जाता है, परागकण स्वेल कर जाता है, अंदर दाब बढ़ता है, और अधिक दाब के कारण कायिक कोशिका या वेजिटेटिव सेल एक जर्मपोर को तोड़ करके एक छोटे से पॉलन ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है। अब क्या होता है, एंटाइन बढ़कर के परागनलिका का निर्माण करती है, और इसकी जानकारी किसने दिया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, अमेकी ने दिया था, जियोवनी बैटिस्टा अमेकी ने किसने दिया था, पार्चुलेका ओलेनेशिया में इसकी खोज किया था, किसने, अमेकी ने किया था। परागनलिका में कायिक केंद्रक और साइटोप्लाज्म अंतिम सिरे पर चला जाता है, और पॉलन ट्यूब की गर्दन पर कैलोज पलक बन जाती है। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ एक छोटी सी पॉलन ट्यूब बन गई,
अब इस छोटी सी पॉलन ट्यूब बन जाने के बाद अब क्या होता है, ये सारा का सारा इसका मटेरियल इसके अंदर आ गया, इस पॉलन ट्यूब के अंदर आ गया, सारा का सारा मटेरियल इसके अंदर आ गया। अर्थात जो जनरेटिव सेल था, जनरेटिव सेल भी जो है इसके पॉलन ट्यूब में आ गई और जनरेटिव न्यूक्लियस भी इसके पॉलन ट्यूब में आ गया और इसका साइटोप्लाज्म भी इसके अंदर आ गया। जो ये वेजिटेटिव सेल थी तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी इसके अंदर आ गया। तो सबसे टिप पर सबसे अंतिम छोर पर ये जो पॉलन ट्यूब है, इस पॉलन ट्यूब के अंतिम छोर पर क्या दिखाई पड़ रही है, वेजिटेटिव सेल दिखाई पड़ रही है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस आपको दिखाई पड़ रहा है। और ये जो क्या कहते हैं जनरेटिव सेल थी, जनरेटिव सेल भी इसके अंदर आ गई अपने न्यूक्लियस को लेकर के और उसका साइटोप्लाज्म भी जो है इस ट्यूब के अंदर आ गया, साइटोप्लाज्म भी इसका जो है इसके ट्यूब के अंदर आ गया। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये साइटोप्लाज्म वापस न चला जाए, इस नाते यहाँ पर एक कैलोज प्लग बन जाती है। कैलोज प्लग के निर्माण से साइटोप्लाज्म वापस इसके अंदर नहीं जा पाता है। अब कौन सी घटना घटती है, इसके बाद सेकंड माइटोसिस टेक्स प्लेस। सेकंड माइटोसिस होती है। सेकंड माइटोसिस में इस जनरेटिव न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और जब जनरेटिव न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू न्यूक्लियाई नॉन मोटाइल न्यूक्लियाई। क्या बनते हैं, नॉन मोटाइल टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाते हैं। आप यहाँ पर स्पष्ट देख पा रहे हैं, ये दो नर युग्मक बन जाते हैं, नर मेल गैमीट बन जाते हैं और ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। किसके द्वारा बनते हैं, सेकेंड माइटोसिस का। फर्स्ट माइटोसिस यहाँ पर हो रही है पॉलन ग्रेन में, यानी कि परागकोश के अंदर फर्स्ट माइटोसिस हुई और सेकेंड माइटोसिस क्या हुई, सेकेंड माइटोसिस जो हो रही है वो कहाँ हो रही है, वो उसके अंदर जब परागकण स्टिग्मा पर चला गया तब हो रही है। तो आपको ये जानना चाहिए कि फर्स्ट माइटोसिस कहाँ होती है, सेकेंड माइटोसिस कहाँ होती है। फर्स्ट माइटोसिस एंथर के अंदर होती है और सेकेंड माइटोसिस जो होती है वो स्टिग्मा के ऊपर होती है। स्टूडेंट्स, आपको ये दो चीज और भी जानना है कि जो कुछ प्लांट्स जो होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स 60% प्लांट्स जो होते हैं उनमें 60% प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, परागकण परागकोश से बाहर कब आते हैं, किस अवस्था में आते हैं, दो कोश की अवस्था में आते हैं। इस अवस्था में ये टू सेड स्टेज है। तो 60% प्लांट्स के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो टू सेड स्टेज में एंथर से डेहिस होते हैं, लेकिन 40% प्लांट्स में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो वो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं, थ्री सेड स्टेज में। यहाँ आपको थ्री सेड स्टेज दिखाई पड़ रहा ना, ये क्या देख रहे हैं, ये दो कोशिकाएं थी, ये दो कोशिका एक और दो, भाई एक सेल होगी तभी तो उसके अंदर केंद्रक होगा, ये सेल होगी तभी तो उसके अंदर केंद्रक होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक ये और दो ये, कुल कितने हो गए आपके, तीन, यानी एक वेजिटेटिव सेल और दो जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल, कुल मिलाकर के ये थ्री सेड स्टेज हो जाती है। अर्थात यही जो होता है मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कहलाता है। क्योंकि निषेचन या फर्टिलाइजेशन की जो इवेंट्स होती है वो पॉलन ट्यूब के द्वारा हो रही है, इस नाते इसके लिए एक विशेष टर्म दिया जाता है जिसको कहते हैं साइफोनोगैमी। क्या कहते हैं उसको, हम साइफोनोगैमी कहते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने क्या देखा कि इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट से मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बन गया। जो पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन को इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है। तो इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट से क्या बना, अल्टीमेटली जो है जो ये रचना जो दिखाई पड़ रही है इसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। और ये कैसी स्ट्रक्चर है, थ्री सेल्ड स्टेज है, थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर है। ये कैसी स्ट्रक्चर है, टू सेल्ड स्ट्रक्चर है। और ये कैसी स्ट्रक्चर है, थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर है। इस तरह से आप क्या देख पा रहे हैं, यही है नर युग्मकोद्भिद, यानी कि विकसित नर युग्मकोद्भिद या डेवलप मेल गैमेटोफाइट या मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। स्टूडेंट्स, ये जो जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल बनती हैं इनमें कुछ डिफरेंस होता है, कुछ मेजर डिफरेंस होता है, इसे हमको जानना चाहिए। कई बार इस पर क्वेश्चंस आते हैं कि जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो जो जनरेटिव सेल होती है वो वास्तव में क्या होती है, कोशिका द्रव में संरक्षित भोज्य पदार्थ इनके पास नहीं होता है क्योंकि इनका साइटोप्लाज्म वैसे ही कम होता है। लेकिन वेजिटेटिव सेल जो होती है वो काफी अधिक उनके पास संरक्षित भोज्य पदार्थ होता है।
जो वेजिटेटिव सेल होती है उनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, इनएक्टिव होता है, जबकि जो जनरेटिव सेल होती है उनका जो न्यूक्लियस होता है वो एक्टिव होता है। वेजिटेटिव सेल में जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है, जबकि जनरेटिव सेल में सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। जनरेटिव सेल जो होती है उसमें उससे दो नर युग्मक बनते हैं, जबकि जो वेजिटेटिव सेल होती है वो क्या बना रही है, पॉलन ट्यूब बना रही है। तो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। स्टूडेंट्स, ये रहा आपका नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन या मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, यह समझ में आ गया है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप कम से कम एक लाइक तो देते जाए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल पर देख रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सके, इम्पोर्टेंट जानकारी मिल सके। थैंक्स अ लॉट।